नहीं नहीं नहीं, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ जी, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही थी, कहाँ तक बात हुई थी जरा बताएं। सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, अब जरा बहुत अच्छी बातें होने जा रही, ध्यान से पढ़िएगा। हमने एक तो बताया था आई आर एम एस लाइटिंग, ठीक है, विजिबिलिटी और करें। ठीक है। 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और ई आर एम एस was E naught by under root 2, that was 0.707 times of E naught। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज फेज एंड फेजर डायग्राम। फेज क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज है, पर ध्यान से समझिएगा डायग्राम बनाते कैसे हैं और ये लफड़ा क्या है। एक मिनट, फेजर डायग्राम क्या होता है, चलते हैं 11th क्लास में, हमने इस बारे में कुछ बात की थी क्या। यस, आपने एक्सप्लेन किया था कि कुछ केसेस में करंट आगे बढ़ती है, कुछ केसेस में हाँ, ये वोल्टेज। तो अब डायरेक्ट अब शुरू कर देते हैं। हमने एक बताया था, याद हो, हमने कहा था कि ऐसा करिएगा, ये आपका अगर ई नॉट रिप्रेजेंट होगा तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, बताया था। नहीं सर, आपने बस वर्बली बताया था। अच्छा, ये ओरली बताया था, तो जरा समझ लीजिएगा। जरा चलते हैं 11th क्लास में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 11th क्लास, देयर वाज द टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हम इसमें फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाएगा। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसेप्ट था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो जैसे मान लिया ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, और ये इनिशियल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। किसी टाइम यहां से बॉडी चलना शुरू करती है, मैं मान लेता हूं ये इनिशियल पोजीशन है, और यहां से चली और यहां तक पहुंच गई पी पॉइंट पर, है ना, और ये है रेडियस ऑफ द पाथ। तो और अगर मैं उस बॉडी, अच्छा इसको थीटा मान लेते हैं, फिलहाल थीटा मान लेते हैं, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पर, तो परपेंडिकुलर का फुट एंड पॉइंट पर होगा, एम आई राइट। यस सर। अच्छा, अगर मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की मान लूं और मान लूं कि यहां से यहां तक बॉडी, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं बहुत टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, टफ नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यहां से यहां तक उसको टी टाइम लगा, तो थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ये एंगल भी ओमेगा टी होगा। तो अगर मैं कहूं कि पी से इस डायगोनल इस डायमीटर पर डाले गए फुट, परपेंडिकुलर का फुट कहां पर है, तो आप कहेंगे एन पॉइंट पर है, जो कि यहां से वाई डिस्टेंस पर है, जिसको कि हम इस फुट का डिस्प्लेसमेंट कहते थे, याद आया। तो यस सर। इस इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख दें, तो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द बॉडी। पहले सॉरी, इसको छुपा दीजिए। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो फुट यहां पहुंच जाएगा, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो फुट यहां पहुंच जाएगा, यस सर। पार्टिकल वापस लौट के आएगा, फुट नीचे आएगा, पार्टिकल यहां होगा, फुट यहां होगा। तो हम देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिकल इस सरकमफ्रेंस पर मूव करेगा, वैसे वैसे जो परपेंडिकुलर फुट है वो ओके इधर उधर मूव करेगा। यस सर। यानी ये जो फुट है ये कैसा मोशन कर रहा है, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक सिंपल मोशन। हार्मोनिक मोशन। वो क्या कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन में इधर उधर वाइब्रेशन कर रहा है, और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ए क्या यहाँ पर है, ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली मैक्सिमम जो एन पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा, ए पॉइंट पर, और ओ से लेकर के एन की डिस्टेंस क्या है, ए। तो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। और वाई क्या है, y is the displacement at any instant। भाई t चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एम आई राइट। यस सर। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से आपने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप इसको जब फेजर डायग्राम बताओगे, फेज, तो ये आप डायग्राम बनाओगे आई नॉट का, नहीं समझे, और यहां से जब परपेंडिकुलर, ये ओमेगा टी है, और ये जो परपेंडिकुलर खींचोगे ना, ये होगा करंट एट एनी इंस्टेंट, मतलब यूं कहिए इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी। तो ये मैक्सिमम करंट होगी,
ये इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए फेजर डायग्राम को हम समझाने के लिए हमने 11th क्लास के डायग्राम का सहारा लिया है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये तो हो गया फेज और फेजर डायग्राम बनाने का तरीका, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया था कि कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज आगे पीछे चलती है, उन्हें हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट से समझाया था, ठीक है। तो अब हम फेजर डायग्राम के बारे में लिख सकते हैं, लिख दो जाए, लिखिए फेजर डायग्राम क्या होता है, लिखिए फेजर डायग्राम। फेज जानते हो क्या होता है? सर फेज, स्पेलिंग क्या है फेज? PHAS, जी हाँ फेज। Sir, today I had a class I had a class test in school on physics. जी जी Chapters 4, 5, 6 and 7 had come. जी, नंबर So पेपर कैसा हो? paper went really nice. हाँ, I was able to, out of 26 we were asked to solve only any 23, and I was able, जी and I am confident with 17 out of the 23. 17, Yeah. मतलब पूरे अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, चलिए अच्छी बात है, जहां पर कमियां रही हैं उन्हें इम्प्रूव करिए, गुड। of course. ये फेज होता है, जरा फेज वर्ड को जानते हैं क्या होता है? किसी भी समय किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन को बताता है उसको फेज कहते हैं। फेज समझाई बात? किसी Yes, भी, sir. देखिए वो इक्वेशन बनाना अलग की बात है कि प्लस थीटा कर दें, फाई कर दें, लेकिन फेज का मतलब होता है कि किसी भी वेव मोशन में किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, उसको फेज कहते हैं। हमने एग्जांपल लिया भी था, इसको हिंदी में कला कहते हैं। अब आप सोच रहे हो हिंदी क्यों बता रहे हैं ये, मुझे आपके जितनी फिजिक्स की वर्ड है सबकी हिंदी आती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, अंग्रेजी भी मेरी अच्छी है वैसे। सुनिए, अगर आप घर पहुंचे और पापा आपसे क्यों इतना पूछ दें, कहा है भाई साहब बहुत कलाकारी आ रही है, अब आप बताइए आप अपनी कितनी तरीके से अपने आप को एनालाइज करेंगे कि पापा ने कलाकारी क्यों कही? अलग अलग तरीके सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? कि तो मेरे आखिर हाथ ये पे आ जाता है मैं डर जाता हूँ है, क्योंकि ऐसे रैंडमली वेग सा क्वेश्चन पूछते हो तो मैं डर जाता हूँ। केवल इतना बोल रहे कलाकारी बहुत आ गई है, तो आप कितने एंगल सोचेंगे कि जब हम पिक्चर देखने गए थे चुपचाप क्लास को बंक करके तब तो नहीं देखा, अच्छा हो सकता है वो छुप के जब बीड़ी पी रहा था तब नहीं, मसाला खा रहा था तो नहीं देखा। मतलब आप अपनी जितनी भी तरीके की गलत एक्टिविटी है उन सब के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो यानी कि Yes, वो sir. कला जो वर्ड है ना, वो आपकी पूरी हरकतों को इकट्ठा कर देगी। तो यानी फेज होता है किसी भी वेव की पोजीशन को बताता है। जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो वेलोसिटी क्लियर हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। समझ में आई बात? तो बोले फेजर डायग्राम लिखिए, PHAS होता है, PHASOR, फेजर डायग्राम लिखिए। फेजर डायग्राम के बारे में यानी करंट, और देखिए हम करेंगे क्या, करंट और वोल्टेज को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम में, उसी को हम फेजर डायग्राम कहेंगे। लिखिए अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अंतर ये फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो जाए, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वोल्टेज अप्लाई किया उसी ने करंट बनाया, वोल्टेज किसी और का और ये किसी और का नहीं चलेगा। A diagram representing alternating current and alternating voltage of same frequency as a vector, as vectors, vectors को ही ब्रैकेट में फेजर लिख दीजिए। फेजर का मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, as a vectors ब्रैकेट लिख दीजिए फेजर, with the phase angle, phase angle between them is called phasor diagram, between them is called phasor diagram। अब चलते हैं अलग अलग टाइप के सर्किट के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका फेजर डायग्राम खींचने जा रहे हैं। हमें दिखाना यह है कि वोल्टेज और करंट जो है वो आगे पीछे चल रही है कि एक साथ चल रही है। तो हमने फिजिक्स की भाषा में आपको समझाया था कि वोल्टेज और करंट आगे पीछे चलती है नहीं चलती है। अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम समझाने आपको जा रहे हैं, ठीक है।
तो नंबर 1 लिखिए, पहले लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। मेन हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में नंबर 1 लिखिए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस ओनली, इसको ब्रैकेट में दो आर सर्किट। आगे से हम ये पूरा नहीं लिखाएंगे, केवल ये नाम दे देंगे आर सर्किट। समझिएगा, अब मैं उस सर्किट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा है। सावधान देखिए, एक तो यहाँ पर बनेगा, थ्योरी जो होगी वो तो अलग की बात है, एक बनेगा सर्किट डायग्राम, एक बनेगा वेव डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक बनेगा फेजर डायग्राम। ठीक है, देखिए Sir, I have a question. जी, Where do resonating structures come under? Sorry, resonating circuits. लेट मी कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट ना, अभी रेजोनेट कैसे बता देंगे, टॉपिक को खत्म हो जाने दीजिए, इस टॉपिक से वो रिलेटेड है, जब वो टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा ना। ठीक है, देखिए ये एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिंग सोर्स E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है। अब जरा देखिए ईएमएफ करेगा क्या, ये ईएमएफ इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डर करेगा जाओ करंट फ्लो कराओ। क्या रास्ते में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उसके पास? नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई रोक नहीं रहा है, ये थोड़ा सा अपोज जरूर करेंगे, धीमी उसकी चाल धीमी कर सकते हैं, लेकिन जाने से क्या है, रोक रहा है? नहीं रोकता ना, वो जाने से नहीं रोकता है, जाने देता है। लेकिन ये है कि वो जैसे मान लिया मंदिर है और मंदिर में बहुत भीड़ लग जाए, मंदिर छोटा सा है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बैरिकेडिंग लगा देते हैं, तो आपको रोक नहीं रहे हैं, इधर जाओ फिर इधर मुड़ो फिर इधर मुड़ो फिर इधर मुड़ो, आपको लगेगा बस यही मंदिर है और आपको करीब 50 लाइन हमने लगा दी। ठीक है, तो एक में थ्योरी हम लिखवाए दे रहे हैं, रेस्ट में थ्योरी आप अपने आप लिखेंगे। क्या थ्योरी है कि सपोज एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है, सब में होगी। तो लिखिए लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equal to E naught sin omega t. Alternating EMF E is equal to E naught sin omega t. Be applied B. Let an alternating EMF E is equal to E naught sin omega t. ये E हम बना रहे हैं, E is equal to E naught sin omega t. Be applied across a pure resistance R. अब प्योर रेजिस्टेंस R इसलिए कहा कि इसमें इंडक्टर नहीं है, कॉइल नहीं है। अब प्योर रेजिस्टेंस R, इंडक्टर क्या होता है? let I be the instantaneous current in the circuit. Let I be the instantaneous current in the circuit. So by Ohm's law, at any instant, the potential difference between the ends of the resistor is given by E is equal to IR. अच्छा ये बताओ, अल्टरनेटिंग करंट को हम एरो से दिखा सकते हैं? नो सर। हम तो दिखा सकते हैं। ठीक है सर। दिखाओ आपने भाई। बोला दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपने मान एरो दिखा दिया तो क्या ये गलत है? अगर आपसे किसी टीचर ने कहा ये गलत है तो आप कहेंगे सही है। क्यों सही है? बोले एपी सर ने कहा। बोले मूर्ख है वो, ऐसा थोड़ी कहा जाता, हम सही कह रहे। देखो ये इंस्टेंटेनियस करंट है। क्या है? थोड़ी देर के लिए तो करंट एक डायरेक्शन चली होगी ना। यस सर। ये इंस्टेंटेनियस करंट है, फिर रिवर्स हो जाएगा। बोले जब हमने दिखाया तब ऐसा था, दिखाते नहीं अलग की बात है, लेकिन अगर आप दिखा दें तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन दिखा दें तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो E इज इक्वल टू आई आर।
अच्छा ई का मान रखो जरा, ई नॉट साइन, भाई आप कह रहे हैं आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करने के लिए इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए ना किसी भी टाइम, और ई यहाँ पर क्या है, ईएमएफ एट द टाइम टी, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो इज इक्वल टू आई आर। अच्छा अगर मैं आर को इधर ले आता हूं तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपान आर इंटू साइन ओमेगा टी। जब ई को आर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या देता है ये, आई नॉट। ई को आई से करते हो तो आई देता है, आई नॉट दे रहा नहीं दे रहा है, यस सर। ने सही कहा आपने, आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ मिला कि नहीं मिला, यस सर। नोट करिए जरा, हमने जबरदस्ती का कैलकुलेशन किया कि अपने आप आया, ये अपने आप आया ना मैथमेटिकली। यस सर। अच्छा अब बताओ साइन ओमेगा, ई क्या एंगल कितना है, ओमेगा टी है, और आई का एंगल कितना है, ओमेगा टी है, दोनों के एंगल में डिफरेंस कितना है, 0। जीरो। मतलब क्या हुआ, दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, जीरो। 0, यानी कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, समझ में आई बात, नोट करिए ये अपने आप मैथमेटिकल आएगा। नोटेड सर। ये सर्किट डायग्राम है, नीचे लिख दो, इट मींस इन द आर सर्किट, आर बोले तो रेजिस्टेंस, इन द आर सर्किट current and voltage are in the same phase, current and voltage are in the same phase, PHASE, फेस नहीं चेहरा न समझना, अगर दोनों के एक ही मुंह है, मुंह वाला नहीं है, फेज है वही कला वाला, दे आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब ये हुआ जहां करंट, जहां वोल्टेज 0 होगा वहां करंट 0 होगी, जहां वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां करंट मैक्सिमम होगी, जहां वोल्टेज अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वहां करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया ना जी, दोनों ट्विंस है सर। क्या बता रहे हो, ये डायग्राम बना लिया, यस सर। अब जरा देखो इसको डायग्राम में फेस, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, या इसको कहीं कहीं पर वेव डायग्राम कहा जाता है, वेव डायग्राम। अब जरा समझिएगा, आपको मालूम है ये साइन, साइन का ग्राफ बनेगा इसमें, तो Yes, देखिए sir. ये आप ईएमएफ दिखा दीजिए, ये हमने ईएमएफ दिखा दिया, ये आपका ईएमएफ है, ये हाइट सेम रखिएगा, वो मुझे मत देखिएगा। अब आपको इसी के साथ आई दिखाना है, अगर इसी के ऊपर हम आई दिखा देंगे तो आपको आई और ई देखने में दिक्कत होगी, तो आप इसके नीचे आई डॉटेड से दिखा दीजिएगा, ये आई दिखा दी, दिखाना ये है कि जहां ई 0 वहां आई 0, जहां ई मैक्सिमम वहां आई मैक्सिमम, ये आई हो गया। देखो यहाँ पर दोनों 0, यहाँ पर दोनों 0, यहाँ पर दोनों मैक्सिमम, समझ में आ गई बात, ये आई हो गया। ये एक्चुअली जो आपकी टॉप है वो ई नॉट दिखा रही है, ये इसकी जो टॉप है वो आई नॉट दिखा रही है। अच्छा आई को नीचे दिखाएगा और ई को ऊपर दिखाया हमने, उल्टा बना सकते हैं आप, ई को ऊपर कर दो, आई को ऊपर कर दो, ई को नीचे कर दो, चलेगा? No, sir. नहीं, नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ई डिवाइड्स आर गिव्स यू आई। अच्छा, अगर आर फ्रैक्शन होगा तो? नहीं, फ्रैक्शन लगभग नहीं होता, 1 2 3 4 कुछ होगा, फिलहाल ये मान के चल रहे हैं हम, Yes, अगर sir. होगा तो ऊपर दिखा देंगे, ये मान चल रहे हैं कि ई को किसी से डिवाइड करने के बाद आई आता है, तो आई को हम कम मान चल रहे हैं। अब आप कहेंगे 1/2 होगा तो हो भी सकता है, होगा तो ऊपर बना देंगे, नहीं समझे, फिलहाल हम Yes, आई को sir. छोटा मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये वेव डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका तो फेजर डायग्राम समझ लीजिएगा, ये नोट कर लिया ना सभी ने, ध्यान से सुनिएगा। Yes, sir. ये अगर 3 सर्किट्स आपको समझ में आ गए, क्योंकि इसमें देखिए 3 है, एल सी और आर, एक तो 3 ये आएंगे, फिर 2 का मिक्सिंग होगा, फिर तीनों मिक्सिंग हो जाएंगे, देखो ध्यान से। इसके बाद इसका फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम, सावधान,
वेक्टर डायग्राम। देखो ये लाइन दिखाएंगे ई नॉट के लिए, हमने भी बताया था क्यों दिखा रहे हैं, और चूंकि आई नॉट भी इसी लाइन पे आएगा तो हम इसी पे थोड़ा नीचे दिखा देंगे आई नॉट। और ये क्या दिखाएगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये इंस्टेंटेनियस करंट, ये ओमेगा टी, इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है, ई और आई एक साथ है ना, तो आप ऐसे ई को दिखा दो और ऐसे ही आई को दिखा दो, ये दिखाइएगा नहीं, आगे दिखाया जाएगा, जहां मिक्सिंग होगी वहां डायग्राम नहीं बनेगा। ये फेजर डायग्राम है। ये सबको समझ में आ रहा है, आई और ई? ये इंस्टेंटेनियस Yes, sir. करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये फेजर डायग्राम है। Since सर phases, सेकंड डायग्राम क्या है सर? एक्सक्यूज सर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेव डायग्राम कहते हैं इसको। ओके सर। और फेजर ये डायग्राम। ये आपका फेजर डायग्राम है। say phasor diagram की requirement क्यों है? अब आप आगे पीछे कैसे दिखाओगे इसको, जैसे आपको क्रिकेट में एक स्टेटिस्टिकल फिगर बनता है, वे स्टेटिस्टिकल फिगर समझ लो, इसको देख करके मालूम हो जाएगा कि आगे पीछे, और कोई मतलब नहीं। Yes, sir. ये पाई बाई 2 है, ये सॉरी ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। आप चाहो तो टाइम के एक एलान भी लिख सकते हो, इसको 0 लिख सकते हो, इसको यहां से यहां तक पूरा टाइम t लिख सकते हो, ये t बाई 2 हो जाएगा, ये t बाई 4 हो जाएगा, ये 3t बाई 4 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, टाइम के हिसाब से लिखो चाहे एंगल के हिसाब से लिखो, कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, शॉर्ट नेम है आर सर्किट। अब रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस आएगा और कैपेसिटेंस आएगा, तो हम केवल शॉर्ट में एल सर्किट बनाएंगे। अब नेक्स्ट लिखिए एल सर्किट। आप लिखेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, हम लिखेंगे एल सर्किट। एल सर्किट जरा समझिएगा, सावधान, लैंग्वेज हम नहीं लिखवा रहे हैं, आप केवल जो हमने लिखवाया है उसमें रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। इंडक्टर मतलब कॉइल। देखिए ध्यान से, सावधान, ये एक इंडक्टर है, एक कॉइल है, और हमने इसका इंडक्टेंस माना एल, क्योंकि एक ही कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने एम माना है। और ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जरा पहले तो इसको प्रैक्टिकली समझिएगा कह क्या रहा है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऑर्डर देगा जाओ करंट फ्लो कराओ, और जैसे इलेक्ट्रॉन मटर गश्ती करते हुए इसके अंदर से एंट्री मारेंगे, करंट जैसे ही फ्लो कराएंगे, ये कॉइल चुपचाप बैठी रहेगी। कॉइल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्योंकि करंट कौन सी फ्लो हो रही है, चेंजिंग वाली। अगर Yes, करंट sir. चेंज ना हो, चुपचाप सर झुका के चली जाए, मैं आई कम इन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्टिंग ज्यादा की, हंसते हुए आए क्लास में, मैं आई कम इन मैम 2 थप्पड़ मारेंगी, कहाँ टहल रहा था। अगर मरे टाइप में चले आए हैं मैं ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने इसमें किया, वैसे अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट होगा। कौन सा ईएमएफ, माइनस डायरेक्शन में एल डी आई बाई डी टी, पढ़ा है ना आपने। कब तक क्रिएट होगा, जब तक आप चेंज करते रहोगे। नहीं समझे? Yes, sir. यानी कि सर्किट में जो आप ई अप्लाई करोगे ना, वो माइनस में एल डी आई बाई डी टी क्रिएट करेगा, और इसकी वैल्यू क्या क्या बना के रखेगा, ये हमेशा 0। माइनस एल जितना दिया है नहीं, सर, अपोजिट बता दो क्यों आएगा अपोजिट करता है ना, है सर, फिर से समझा दो। अपोजिशन करता है ना, ये अपोजिशन करता है ना, तो माइनस में लेंगे डायरेक्शन। या यूं कहिए, ई वोल्टेज को बढ़ा रहा है, एल डी आई डी टी घटा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। जितना आप ई चेंज करोगे उतना ये लगा देगा, जब तक चेंज करोगे तब तक लगाएगा। अगर चेंज बंद कर दो तो आप समझ गया कि आपने सरेंडर कर दिया, तब जाने देगा आपको। समझ में आई बात? ये इक्वल टू 0, ये पॉइंट समझ में आया। फिजिक्स की भाषा में तो समझ में आ गया है कि वोल्टेज तो अप्लाई हो गया,
इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये बदतमीज जाने नहीं दे रहा है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, यानी करंट आगे जाएगी पीछे जाएगी, तो करंट नहीं फ्लो हो रही है, वोल्टेज अप्लाई है, यानी कि करंट पीछे चलेगी, ये हमको मालूम हो गया। कितनी चलेगी वो अभी यहाँ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बस अब करंट निकाल लो, ई की वैल्यू क्या होगी, थ्योरी आप लिखेंगे अपने आप, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्योंकि करंट निकालनी है तो इसको अकेला कर दो, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब डी आई निकालोगे तो आएगा ई नॉट अपान एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग both the sides, तो यह इंटीग्रल ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब सुनिए ध्यान से, हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में हर जगह, क्यों? इंटीग्रल करने के बाद कांस्टेंट टर्म्स होती है, इसका अगर डिफरेंशिएशन है तो वो 0 होता है, तो इंटीग्रल उनको पता नहीं चलता है, सम कोई दूसरा कांस्टेंट लॉजिक, कोई दूसरा लॉजिक, वो तो हम जानते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करें या एक्स प्लस के करें, वैल्यू हमेशा 1 आती है, इसलिए 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस के हम लिखते हैं। एक कोई दूसरा लॉजिक आप दोगे, दूसरा लॉजिक हम दें? यस सर। जो हम लॉजिक दे रहे हैं Yes. फिजिक्स का लॉजिक दे रहे हैं, वो तो मैथमेटिकल लॉजिक है। देखिए ये इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, सम होता है ना, यस इंटीग्रल का मतलब Yes, सम sir, होता है। and सम कहाँ, Yes, sum of Sum- infinitely small terms. सम कहाँ तक कर रहे हैं आप, इनडेफिनिट कर रहे हैं आप। Yes, इसका sir. सम तो निकाल रहे हो, लेकिन कहाँ तक कर रहे हो, आपके कोई लिमिटेड नहीं है, प्लस प्लस सिग्मा होता है, इसके आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नहीं समझे? यस सर। मतलब आपने जो इसका सम निकाला है, ये कहाँ तक किया आपने, कुछ लिमिट आपकी है, लिमिट नहीं है, तो हमने कहा प्लस के है, यानी इसकी वैल्यू प्लस कितना भी हो सकती है, पता नहीं, इसलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। समझ में आई बात? यस ये सर। कांस्टेंट जोड़ने का मैथमेटिकल लॉजिक है, वो ठीक है, उसका प्लस के का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेन लॉजिक प्लस करने का है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको करंट और वोल्टेज में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर इंटीग्रल में कांस्टेंट प्लस नहीं किया जाएगा, और प्लस करते भी है तो उसको हम बाद में इग्नोर कर देंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि Yes, sir. हमको मतलब नहीं वोल्टेज कहाँ तक जाना है, हमको केवल निकालना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखो डी आई का इंटीग्रल आई, बायो वाले इसमें जुड़े हैं ना, बायो वाले लोग देख लें। देखिए अगर साइन एक्स का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का आएगा कॉस एक्स, अगर एक्स की जगह कोई कांस्टेंट ऐसा आ जाए ए एक्स टाइप का, तो यहाँ कॉस ए एक्स होगा, और इसका जो इनटू होता है वो अपान में हो जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ई नॉट अपान एल इसका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब हम कांस्टेंट क्यों नहीं प्लस कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? हम जानते हैं प्लस सी होगा, प्लस कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका हमको यूज नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आई एम गोइंग टू फाइंड द चेंज इन करंट, करंट वोल्टेज में रिलेशन क्या है। तो I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपान ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब एक लफड़ा, हम निकालना क्या चाहते हैं, हम करंट और वोल्टेज के बीच में फेज चेंज निकालना चाहते हैं। यस सर। अब यहाँ पर साइन एंगल है, यहाँ पर कॉज में है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे ना। अगर मैंने कहा साइन 30, आपने कहा कॉस 60, आपने कहा एंगल बड़ा है, वैल्यू तो सेम आ रही है, तो दिक्कत होगी ना। तो इसको साइन में कन्वर्ट करिए, साइन में कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखिए कि ओमेगा टी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ओमेगा टी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट सॉरी ई नॉट अपान ओमेगा एल, इसको लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ में आई बात? देखिए अगर मैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करता, तो ओमेगा टी निगेटिव आ जाता। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस था ना, इसको यहाँ पर ऑपरेट कर दिया, तो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा हट गया माइनस साइन,
और जब माइनस को अंदर ले गए तो ओमेगा टी पॉजिटिव हो गया और पाई/2 निगेटिव हो गया, क्योंकि हमको रिजल्ट में ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, तभी हम डिफरेंस निकाल पाएंगे। अच्छा देखिए साइन की अधिक, यहाँ पे जो आई है ना वो इंस्टेंटेनियस करंट है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस साइन पर डिपेंड कर रही है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो One. करंट की जो ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम वो 1 आएगी, सॉरी ये आई नॉट आएगी। यानी ये क्या लिखा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो ये पकड़ में बात आई, वेयर आई नॉट इज व्हाट, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, ये हमने अपने आप नहीं लिखा, अपने आप मैथमेटिकली आया है। तो आपने देखा कि करंट, अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का ओमेगा टी -90 है, यानी कि करंट 90 डिग्री पीछे चल रही है। चलो, और फिजिक्स की भाषा में पीछे चल रही थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई बत्तमीज जाने नहीं दे रहा था। स्टूपिड कहीं का, नोट करिए। noted, sir. अरे जो लोग नहीं नोट किए वो नोट। एक दिन सोच रहे हैं कि अर्णव के पीछे एक वीडियो इनका बनाया जाए कि हाउ ही इज नोटिंग। मम्मी से वो वही कहेंगे, एक बार वीडियो में भेजिए आप। जब आप लिखोगे तो मैं भी लिख दूंगा, हैं आपके साथ साथ लिखता रहता हूँ। चलिए अच्छी बात है, समझते हुए जाइएगा। यस, अच्छा, क्योंकि यहाँ अगर मैं पर सिर्फ सुनता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, साइड बाय साइड लिखता रहता हूँ। बड़ी दिक्कत है, सुनने की आदत डाल लो, ठीक है। अभी बड़े हो गए, किसी न किसी की बात सुननी पड़ेगी तुमको, आदत डाल लो। हो गया। अच्छा Yes, sir. एक वर्ड यहाँ पर आएगा, पीछे चलने को कहेंगे लैग्स बिहाइंड, लैगिंग, लैग। और आगे चलने को कहेंगे लीड, लीड तो हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल सर्किट में जो करंट होती है वो पाई बाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग करती है, लैग्स बिहाइंड, पीछे चलती है। नोट करिए फिर लिखिए। जब टाइम हो जाया करे तो फोन करके मैम को रिमाइंड करा दिया करिए क्लास में, एक्चुअली में और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले दिस शोज दैट in L circuit the current lags behind the voltage by 90 degree, lags behind the voltage by 90 degree, या by phase angle 90 डिग्री, या उल्टा बोल सकते हैं कि वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, या करंट लैग करी, दोनों बातें सही है। हो गई बात। अब इसका वेव सर lags behind the voltage by क्या लिखा था बाय इसका? पाई/2, बाय एंगल पाई/2, बाय फेज एंगल पाई/2, कुछ भी लिख दीजिएगा, बाय फेज एंगल पाई/2 लिख दीजिएगा। फेज एंगल, इसको फेज एंगल कहा जाता है। अब देखिए, अब इसका जरा फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में देखिए दो चीजें हैं। हमने कहा देखो इसका वेव डायग्राम, या इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, या इसको वेव डायग्राम भी कहा गया है। वेव डायग्राम देखिए ध्यान से, क्योंकि आपका वोल्टेज जो है ना ये साइन ओमेगा टी है, तो हम वोल्टेज को ऐसे दिखाते हैं, वोल्टेज दिखा दिया हमने, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट, जरा समझिएगा। ये पाई ये आपका टाइम जो है जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम है, यहाँ 0 है। लैग्स बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे चलाना है। देखिए जब वोल्टेज 0 है तो करंट को नीचे से चलाइए, नहीं हमने, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तब करंट को 0 कर दीजिए। ठीक, जब वोल्टेज 0 हुआ तो करंट मैक्सिमम हो गई, तो ये कैसे आएगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया हम बना नहीं लेते हैं, डायग्राम बढ़िया बना नहीं है, लेकिन डायग्राम बढ़िया बना नहीं ऐसा हम मानते नहीं है। मतलब जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां करंट को 0 करना है, यहां से पीछे चलाएंगे ये ऐसे,
ये करंट डॉटेड बनाइएगा। देखो यहाँ वोल्टेज 0 है, मैक्सिमम है, यहाँ करंट 0 हो गई। यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम 0 है, यहाँ करंट मैक्सिमम हो गई। ये करंट पीछे चल रही नहीं चल रही है? करंट पीछे चल रही है, ये आई यस है। सर। बस पीछे चलाना है आपको, नीचे चलाना है। देखो वोल्टेज 0, करंट नेगेटिव दिखा दिया। वोल्टेज अधिकतम तब करंट 0 हुई, बाद में 0 हुई। जब वोल्टेज 0 हुआ तब ये मैक्सिमम हुई, बाद में हुई है। बस पीछे दिखाना है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सस्ता वाला डायग्राम देखिए। अगर आपने दूसरा डायग्राम ये है, अगर आपने ये वोल्टेज दिखाया तो करंट को 90 डिग्री पीछे दिखा दीजिए, या आपने करंट को ऐसे दिखाया तो वोल्टेज को आगे दिखा दीजिए। आगे चल के यही डायग्राम बनेंगे, आगे चल के यही डायग्राम बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया एल सर्किट। अब जरा यहाँ पर एक वर्ड आएगा, नोट कर लीजिए। सिलेक्शन डायग्राम मत कर। फेजर डायग्राम समझिए इसका, ये तो कर लिया होगा ना। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनता है। बस ये फेजर डायग्राम है, ये फेजर ही था, ये सस्ता वाला फेजर डायग्राम है, आगे यही इस्तेमाल होगा। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, सावधान। देखो ये आपने वोल्टेज दिखाया E0, ये ओमेगा टी दिखाया, तो इससे 90 डिग्री पीछे करंट दिखाइए। तो आप इस लाइन से 90 डिग्री पीछे ये करंट दिखाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, ये I0 हो जाएगा। यानी इसके बीच 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इस लाइन से पीछे है ना ये 90 माइनस ओमेगा टी, नहीं दिख रहा है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस करंट, ये आपका लैगिंग दिखाई गई है। आगे चल के ये बनाया जाएगा, क्योंकि वो वाला डायग्राम मिक्सिंग में बनाने में दिक्कत होती है। सर ये है क्या नीचे वाला, मुझे समझ नहीं आया। ठीक, अब आ गया। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये भी समझा दो, मुझे समझ नहीं। नहीं, अभी हमने फेजर डायग्राम बनाना सिखाया ना आपको। आपने ये Yes, E0 sir. दिखाया आपने। अब हाँ करंट को पीछे कैसे दिखाओगे? इससे 90 डिग्री पीछे जाओ, पीछे ये 90 बना दो, ये करंट दिखाएगा। नहीं समझे? सर समझ गया, समझ गया। अच्छा, अब या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई वोल्टेज को ऐसे दिखाया तो करंट को 90 डिग्री पीछे दिखा दो, या करंट को ऐसे दिखाया तो वोल्टेज को 90 डिग्री ऊपर दिखा दो। मतलब ये भी एक फेजर डायग्राम है, थोड़ा सस्ते वाले हैं ये, जरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस ये मिक्सिंग ऑफ सर्किट बनाएंगे तब ये बनाए जाएंगे। अब जरा इसका रेजिस्टेंस अजीब टाइप, ये नोट कर लिया ग्राफिकल। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब जरा देखिए इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स यू करंट। वोल्टेज बाय Resistance. रेजिस्टेंस। यानी ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ रेजिस्टेंस करता क्या, ये कॉइल क्या कहती है? देखो जरा, रेजिस्टेंस क्या करता था, रेजिस्टेंस को करंट को जाने देता था, लेकिन गुस्सा होता था रास्ते, बड़े आए और हमारी बात नहीं मानते, काम करता रहता था, गुस्सा होता रहता था। ये क्या करता है, मैं नहीं जाने दूंगा। करंट बोले हम जाएंगे, यहाँ ईट जाएगा, नहीं जाने देंगे। यानी ये रिएक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिएक्टेंस। क्या रखा गया? रिएक्टेंस। जैसे बहू से कहा गया चाय बनाओ, तो एक तो चाय बनाना शुरू करेगी अपना ऐसे घूंघट डाल करके, और चिल्लाती रहेगी, बड़ी आई मम्मी, और इनको हम आज मिर्चा डाल देंगे, इनको है, इनको डायबिटिक है, खूब चीनी भर देंगे। काम करती रहेगी और सास को खूब कस के कहती रहेगी। तो यो रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, आई विल नॉट प्रिपेयर नाउ, यू डू इट। तो ये क्या कर रही है, ये रिएक्टेंस कर रही है, रिएक्शन दिखा रही है। और चूंकि इंडक्टर है इसे नाम दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। नहीं मतलब ये थ्योरी में इसमें किताब नहीं लिखी है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं XL से, यानी ओमेगा L बराबर XL, और ओमेगा आपने 2πf पढ़ा है, तो 2πfL। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है।
अच्छा, एक नोट यहां लिखिएगा, फॉर डीसी इफ सोर्स इज डीसी, फॉर डीसी सोर्स, डीसी सोर्स, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 0 होती है। तो एक्सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 यानी अगर ज्यादा स्टाइल न मारे सोर्स तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नहीं समझे? यानी सामने कहो तो बेटी क्या चाय बनाओगी? जी मैम, अगर बनाना तो बना देना। तो ये आप स्टाइल मत मारिए आप। तो डीसी सोर्स में ये जो इंडक्टिव होता है टेढ़ा मेढ़ा, देखो नहीं कॉइल कैसे घूमी वैसे टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ा मेढ़ा तभी है जब करंट टेढ़ी मेढ़ी है। अगर आप करंट सीधी सीधी चली जाएगी तो ये भी सीधा सीधा काम करेगी। एम आई राइट? yes अब sir. लिखिए सी सर्किट, नेक्स्ट सर्किट है सी सर्किट। ये तीनों अगर सर्किट समझ जिनको नहीं आएंगे तो वो आगे के मिक्सिंग वाले में प्रॉब्लम आएगी। सी सर्किट लिखिए, ये नोट कर लिया ना? ये नोट नोट Sir, नोट I कर need लिया। to note this. अब लिखिए सी सर्किट, पूरा क्या लिखेंगे? सर्किट कंटेनिंग, आज वो नहीं जुड़ी है क्या? पावनी मैडम नहीं है क्या? अब देखो सी सर्किट में क्या होता है, जब प्रैक्टिकली समझिएगा। हमने कहा सपोज ये कैपेसिटर है जो किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है। सोर्स का ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर बड़ा बदतमीज होता है, पहले अपना पेट भरेगा बाद में बात करेगा। देखिए जैसे ही हमने ईएमएफ जोड़ा, इसमें चार्जिंग शुरू हो गई, पॉजिटिव चार्ज इधर गया, निगेटिव इधर गया, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो गई। हमने अर्णव साहब से कहा वोल्टेज कितना है, तो आप नहीं बता सकते जब तक भाई चार्ज हो रहा है ना। 1 sir. कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम। आपने कहा वोल्टेज 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.7 वोल्ट। हमको एग्जैक्ट बोलो ना, अपने बोले चेंज हो रहा, हम करें क्या? तो जब फिक्स हो जाएगा तब तो कहोगे ना 5 वोल्ट। yes sir. यानी वोल्टेज आप नहीं रीड कर सकते, करंट फ्लो हो रही है। फिजिक्स की भाषा में बात समझ आ गई? yes sir. अब मैथमेटिक्स की भाषा में बात करते हैं। देखिए अगर मैं मानूं कि किसी भी टाइम E बराबर क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी। E क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी C मान लूं, कैपेसिटेंस, और इसमें चार्ज Q है एट एनी इंस्टेंट, तो E इज इक्वल टू Q बाई C होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको करंट एनी इंस्टेंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू आप जानते हैं डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्योंकि दोनों के एंगल को कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने चाहिए। तो क्या करेंगे? ओमेगा सी इंटू ई नॉट, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। माइनस नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा नहीं है, थीटा माइनस 90 करोगे तो निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। नहीं समझे? मतलब आप कहेंगे साहब साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, लेकिन भाई मैं ये नहीं लिख रहा हूं ना, मैं तो साइन थीटा माइनस 90 लिख रहा हूं। अगर मैं थीटा माइनस 90 करूंगा तब तो माइनस कॉस आ जाएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? इसलिए मैं यहाँ माइनस नहीं कर सकता, प्लस करूंगा आई। और साइन की अधिकतम वैल्यू 1, तो ये आपका आई नॉट हो गया, नहीं हो गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, जहां पर आई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपान समथिंग, तो ई नॉट अपान ओमेगा सी, सॉरी 1 अपान ओमेगा सी। सही कह रहा हूं? अब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं। तो आपने क्या देखा? करंट और वोल्टेज के बीच में फेज चेंज कितना है? फेज डिफरेंस 90 का है। pi by 2. नोट करिए इसको पहले। सभी को समझ में आ गया होगा ना? हमने थोड़ा जल्दी बता दिया क्योंकि कुछ खास चीज थी नहीं, इसलिए हमने बता दिया। तो मुझे बस एक डाउट है, बताएं। थर्ड लास्ट में आई इज इक्वल टू ओमेगा सी, थर्ड लास्ट में साइन जब डालते हो आप,
हाँ, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या है? क्यों किया? यहाँ पर कॉज है ना, अच्छा सर, मैं याद आ गया Cos- मुझे, रहने दीजिए, मैं लेकिन समझ गया। लेकिन 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 अब आप कहेंगे साहब साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, तो हमने Yes. 90 माइनस थीटा नहीं करना, थीटा माइनस 90 करना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते। माइनस कर देंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, Yes, sir. क्योंकि जब तक दोनों जी सर लास्ट में आपने रिजल्ट क्या लिखा है? ये चीज आई नॉट है, Yes, sir. तो आई नॉट को कैसे लिखें? आई बराबर वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने ई नॉट के अपान में जो ओमेगा सी मल्टीप्लाई में था उसको 1 अपान ओमेगा सी लिख दिया, बस थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, करंट 90 डिग्री लीड करती है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिएगा, पहले वोल्टेज को दिखा दीजिए आप, ये वोल्टेज को हमने दिखा दिया, ठीक है। अब करंट को कैसे दिखाएंगे? करंट 90 डिग्री आगे चलाइए, आगे कैसे चलेगी करंट? देखिए, जब ये जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, जब ये जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, तो ये ऐसे कहीं डॉटेड बनाइएगा, ये ऐसे कहीं आएगी। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? ये यहाँ बीच से निकालिएगा, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। हाँ, करंट की हाइट थोड़ा कम रखिएगा वोल्टेज से। सर ये आई नॉट आपका क्या हो लिखा गया। आपने? सर आई नॉट इज इक्वल टू देखिए, नीचे। ये चीज आई नॉट है, हाँ, ये ओमेगा हटाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई अपान आर होता है, तो ई के बगल में जो लिखा है मल्टीप्लाई में, उसको 1 अपान ओमेगा सी कर दिया है। मैथमेटिकली ऊपर ही जाएगा ना, लिखने का तरीका अलग है। ठीक आपने है, लिखा। ये अच्छा, तो आर 1 बाय ओमेगा सी आपने लिया। मतलब 1 अपान ओमेगा सी कर दिया। अगर मैथमेटिकल देखो तो ओमेगा सी ऊपर ही लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम कहेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स यू करंट, तो आप कहेंगे ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये तो ग्राफिकल समझ में आ गया अर्नो साहब। Yes, अब sir. देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, देखो ध्यान से, पहले ई नॉट दिखा दीजिए, ये ई नॉट हो गया, थोड़ा सा ये ई नॉट हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, और ये आपका इंस्टेंटेनियस ई हो गया। अब आई कैसे जाएगा? इससे 90 डिग्री आगे, मतलब ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे इधर आई नॉट दिखा दीजिए, ये 90 डिग्री यहां से यहां, ये आई नॉट, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट। या उल्ट अगर दिखाना है तो ये वोल्टेज दिखा दो ई, और करंट को आगे दिखा दो ऐसे, या करंट को ऐसे दिखा दो और वोल्टेज को नीचे दिखा दो। ये भी फेजर डायग्राम है, सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड कंपनी का है, लेकिन अभी बाद में ये थोड़ा सा दिल्ली मेड वाला है। सभी को तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? तीनों पढ़ के बैठेंगे तब तो समझ में आगे आएगा। अगर तीनों आगे, सब सस्ता वाला इसी का मिक्स करना है आपको। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब एक बात बताइए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट गिव्स यू करंट? आर। Resistance. आर, ये आर है। ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करता है, जरा सुनिए ध्यान से। सोर्स ने कहा करंट फ्लो कराओ, बोले आओ, आजा आजा आजा, करंट फ्लो कराते हैं। एक प्लेट यहाँ पर लगाई, एक प्लेट यहाँ गई, बोले यहाँ इकट्ठा हो जाओ, बैठो सब लोग, यहाँ बैठो सब लोग, करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज नहीं, ये एक जगह इकट्ठा कर देता है, ये ना इधर जाने दे रहा ना इधर जाने दे रहा, अपने में एक पहले इकट्ठा करता है। बोले यहाँ बैठो सब लोग, बैठ जाओ, यहाँ बैठो सब लोग, बैठ जाओ। यही तो वो भी कर रहा था, इंडक्टिव रिएक्टर से कर रहा था ना, नहीं समझे? जो आपका कॉइल थी वो अपोजिट ईएमएफ क्रिएट करी, जाने नहीं दे रही थी। Yes, sir. ये इनवाइट तो कर रहे हैं, बोले हमारी प्लेट पे बैठो आकर के, बैठे रहो, बाद में तुमको जाने देंगे, रुक जाओ बेटा। तो ये भी रिएक्ट करता है, ये भी रिएक्टेंस है, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे किसी को हम मना कर दें नहीं पढ़ाएंगे, और वो कह रहे हैं पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, तो अच्छा बैठ जाओ बेटा, बैठो, बैठ जाओ, बैठे। अब बैठा है आराम से, 2 दिन बाद खुद ही भाग जाएगा। नहीं, ऐसा करते नहीं कि हम रिएक्टेंस की बाद में डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो XC इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, या 1 अपान 2 पाई FC, और नोट में लिखिए फॉर DC F 0 होता है तो 1 अपान 0 XC इन्फिनिटी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कैपेसिटर होता है वो DC को अलाउ नहीं करता, AC को अलाउ करता है। ठीक है,
डीसी करंट अपने में अलाउ नहीं करता, एसी को अलाउ करता है। तो आपको अजीब लग रहा होगा ना, जब बीच में गैप है तो अलाउ कैसे करेगा? लग रहा नहीं लग रहा? यस सर। नहीं लग रहा है? ये अलाउ कैसे कर, देखिए कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव, तो आपको क्या लग रहा है? करंट ऐसे गई ऐसे गई, करंट ऐसे गई ऐसे गई, तो लग नहीं रहा करंट फ्लो हो रही है। यस सर। तो करंट ऐसे फ्लो होती है ना, ये अलाउ करना होता है। और डीसी में क्या करता है, ये हमेशा अपने को पॉजिटिव फिल कर लेता है, नेगेटिव फिल कर देता है, बस अपना काम बनता, बाहर दिया जनता। डीसी में बस कैपेसिटर चार्ज होके वहीं पे खत्म हो जाता हाँ तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज बना रहेगा, लो करंट नहीं फ्लो नहीं कराएगा ना करंट। है। यस। अब जैसे अब हार्न वगैरह आप लोग बजाते हैं जब बाइक में, तो क्या होता है, हार्न पे आपकी उंगली गई, तुम सड़क खाली हो जाए। अभी क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में कहीं कहीं उन्होंने चेंज कर दिया, वो कैपेसिटर लगा देते हैं। आपकी गाड़ी में डीसी करंट होती है, नहीं समझे? यस तो सर। कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा आपके हार्न, जब कैपेसिटर चार्ज है, जब आप हार्न बजाओगे तो कैपेसिटर अपनी करंट को हार्न को दे देगा, हार्न बच जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आप लगातार हार्न को नहीं बजा सकते, आप हार्न को छोड़ना पड़ेगा, जैसे छोड़ेंगे कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, फिर बजाइए। आप लगातार हार्न पे उंगली रखे जो पे क्या करते वो नहीं कर सकते आप। तो कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस करंट दे देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, यस लेकिन सर। करंट को लगातार फ्लो नहीं कराएगा। डीसी में ये करता, नहीं समझो? तो बात समझ में आ गई? इसके बाद मिक्सिंग सर्किट पढ़ाया जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Good night.